बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो मैथ्स है उसका यूनिट 3 सेट्स एंड रिलेशंस की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूजिंग फॉलोइंग वेन डायग्राम्स। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ वेन डायग्राम्स गिवन हैं। बुक में आपके पास 4 पार्ट्स गिवन हैं। हर पार्ट के ऊपर ये वाली हमने टर्म्स अप्लाई करनी है कि फर्स्ट डायग्राम के ऊपर पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे और उसके बाद एंड पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो जो फर्स्ट डायग्राम आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में जो डायग्राम है उसके ऊपर पहले हम ये चारों टर्म्स अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें ये डायग्राम गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जो आपने सॉल्व करना है वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आप देखें तो बी इंटरसेक्शन सी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो चीज जो दोनों में कॉमन हो। जैसे बी और सी आपके पास ये 2 सर्कल मौजूद हैं, तो इन 2 सर्कल्स का जो कॉमन है वो ये वाला रीजन है। तो अगर आप शेड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के लिए तो इसको शेडेड एरिया में कन्वर्ट करेंगे। और यूनियन का मतलब होता है कि वो चीज जो दोनों में मौजूद हो और उसको हम कर दें, यानी कि किसी एक में भी वो मौजूद हो तो उसको हम कर दें शेडेड। यानी कि अगर ये ए यूनियन सी होता तो ए का कंप्लीट सर्कल और सी का कंप्लीट सर्कल हम शेड कर देते। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को हम शेडिंग कर दें, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो हम इस केस में अगर हम देखें तो पहले हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है, यानी कि बी और सी में जो कॉमन है हम उसको क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, शेड कर देंगे। तो आपने क्या करना है, उसको शेड कर देना है ऐसे। ये आपके पास शेडेड रीजन में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, इसका आपने यूनियन लेना है ए के साथ। ए के साथ यूनियन से मुराद ये है कि ये भी शेडेड रहे और ए का भी कंप्लीट आप शेड कर दें। ठीक है, ये तो हमने इंटरसेक्शन लिया ना। इंटरसेक्शन आपको बताया है कि वो पॉइंट, वो एरिया जो बी और सी दोनों में कॉमन हो। तो जो कॉमन था हमने उसको शेडिंग लाइन में कन्वर्ट कर दिया, शेड कर दिया उसको। अब उसके बाद इसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो यूनियन से मुराद ये है कि ए में जो मौजूद है उसको भी हम शेड कर दें और बी इंटरसेक्शन सी का एरिया भी शेडिंग कर दें। वो हमने ऑलरेडी कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, जो ए वाला एरिया है वो हम सारा शेडिंग लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह इसको शेडिंग लाइन में कन्वर्ट कर देना है। आपको ये जो है इसको शेड करने से ए का कंप्लीट सर्कल, ये कंप्लीटली आपको क्या दे रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये कैसे दे रहा है, मैंने आपको समझाया है कि बी इंटरसेक्शन सी से मुराद ये है कि बी और सी में जो कॉमन एरिया है वो हाईलाइट करना है और उसका यूनियन लेना है ए के साथ। ए के साथ यूनियन से मुराद ये है कि ए का एरिया भी शेडेड होना चाहिए और बी इंटरसेक्शन का एरिया, बी इंटरसेक्शन सी का एरिया भी शेडेड होना चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया है। अब हम इसी तरह नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें यही डायग्राम है और इस डायग्राम के लिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सॉल्व करना है। तो पहले जरा आप ब्रैकेट के अंदर देखें, बी यूनियन सी से मुराद ये है कि बी और सी दोनों सर्कल्स हमने हाईलाइट करने हैं, इनको शेडिंग करना है। तो बी और सी के दोनों सर्कल्स जब हम हाईलाइट कर लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। उससे मुराद ये होगा कि इन दोनों सर्कल्स और
ए वाले सर्कल के दरमियान जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब तो ये होता है ना जो कॉमन है, तो बी और बी यूनियन सी लें तो ये दोनों सर्कल शेडिंग हो गया, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों सर्कल्स में से जो हिस्सा ए सर्कल के साथ कॉमन है सिर्फ वो शेडिंग होना है। तो वो कौन सा एरिया है, इन दोनों सर्कल्स को शेडिंग कर दिया जाए अगर लेट्स सपोज, और ए वाला जो एरिया है इसको भी हम इसके साथ इंटरसेक्शन लें इस एरिया का, तो ये वाला एरिया बनता है जो कि दोनों में कॉमन आएगा, यानी कि बी यूनियन सी और ए में जो इंटरसेक्शन है वो ये एरिया आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को शेड कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को जिस तरह वहां पे हमने ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व किया, यहां पे इसको शेड कर दिया, यहां पे क्यों शेड नहीं किया, क्योंकि यही आपको जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको ये सिखाएगा कि कहां पे आपने कौन सा स्टेप फॉलो करना है। अब अगर आप पहले इसी को शेडिंग कर देते और बाद में इंटरसेक्शन लेना पड़ता तो फिर इसकी शेडिंग कैसे रिमूव करते, आपको रेजर यूज करना पड़ता। तो आपने गौर से देखना है, यूनियन है, यूनियन से मुराद ये होगा कि बी और सी का अगर हम सारा शेडिंग कर देते हैं तो इसका ए के साथ इंटरसेक्शन यानी कि इन दो सर्कल्स का कौन सा एरिया ए के साथ कॉमन आ रहा है वो ये वाला एरिया था, तो उसकी हमने शेडिंग कर दी। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसके बाद थर्ड पार्ट की हम बात करें तो यही फर्स्ट पार्ट के लिए जो तीसरा हमने सॉल्व करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, वो हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। यूनियन का मैंने पहले आपको बताया है कि यूनियन से क्या मुराद होती है, जो दोनों में मौजूद हो, बी और सी दोनों में मौजूद हो। हम इन दोनों को शेड कर देंगे और फिर इसका यूनियन ए के साथ यानी कि ए में भी हो, तो बी में भी और सी में भी और ए में भी तमाम वैल्यूज जो हैं, जो तमाम एरिया है वो सारे का सारा शेडिंग में आ जाएगा, क्योंकि यूनियन से मुराद ये होता है कि जो सब में सारा जो एरिया है वो सारे का सारा शेडिंग कर दिया जाए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और यूनियन से मुराद ये होता है कि सारा एरिया उसमें कवर हो जाएगा। तो बी यूनियन सी से मुराद ये है कि पहले अगर हम बी और सी वाला एरिया शेडिंग कर दें तो इसको आप देखते हैं कि ये हमें यूनियन देगा, यानी कि ये वो एरिया है जो दोनों के लिए यूनियन हमें बताएगा। बी और सी को हमने शेडिंग कर दिया। ये आपने बी और सी वाला सारा एरिया रीजन जो है, सारा एरिया जो है वो आपने यूनियन के लिए इसको फिल कर दिया है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसका ए के साथ यूनियन लेना है। ए के साथ यूनियन लेने से मुराद ये है कि वो एरिया जो बी यूनियन सी, यानी कि जो एरिया हमने अभी रेड कर दिया है, जो शेड कर दिया है, इसका यूनियन ए के साथ, यानी कि ये वाला एरिया और ए वाला एरिया भी शेडिंग करना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमें क्या दे देगा, कंप्लीट सर्कल्स को फिल कर देगा। ठीक है, तो हम इसको भी शेडिंग कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसी डायग्राम को हमने इसके लिए सॉल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इंटरसेक्शन से मुराद होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो बी इंटरसेक्शन सी से मुराद है बी और सी के दरमियान ये वाला एरिया कॉमन है। अब इस एरिया का ए के साथ कौन सा हिस्सा कॉमन है, कोई हिस्सा कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि ए वाला ये सर्कल है और जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है वो ये वाला एरिया सर्कल है। अब इस हिस्से में और इस हिस्से में कोई भी एरिया जो है वो कॉमन नहीं है, तो इससे मुराद क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमारे पास ये डायग्राम
एज इट इज रहेगी, इसमें कोई भी शेडेड एरिया हमने ड्रॉ नहीं करना। तो इन चारों डायग्राम्स की मदद से आप एक चीज गौर से अगर देखें तो ए यूनियन बी यूनियन सी वाले केस में जब तीनों सेट्स के दरमियान यूनियन था तो तमाम सर्कल्स शेड हो गए, और जब तमाम सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन था तो कोई भी एरिया शेडेड रीजन में कवर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये आपको समझ आ गई होगी। आप जितनी ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वेन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको ये आ जाएगा सॉल्व करना। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट अगर हम देखें उसमें आपके लिए जो डायग्राम गिवन है वो इस तरह की है सेकंड पार्ट में। अब इस डायग्राम में आपने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी से मुराद ये है कि सबसे पहले बी और सी के दरमियान जो कॉमन है वो शेड करना है और उसका फिर ए के साथ यूनियन लेना है। तो बी इंटरसेक्शन सी से मुराद ये है जो बी और सी के दरमियान कॉमन एरिया है। तो आप बी वाले सर्कल और सी वाले सर्कल के दरमियान जो कॉमन रीजन है वो आप देखें तो वो ये वाला एरिया है जो मैंने शेड कर दिया है, ये इनका इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि बी और सी सर्कल के दरमियान में जो शेडेड रीजन है वो ये है। इसका यूनियन लेना है ए के साथ, यानी कि ए वाला बी शेडेड रीजन में आ जाएगा और बी इंटरसेक्शन सी भी शेडेड रहेगा। तो इसका यूनियन लेंगे ए के साथ, ये हमारे पास शेडेड रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये हम इसको ए वाले सर्कल को भी क्या कर देते हैं, शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा शेडेड रीजन में कन्वर्ट होने के बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये सारा इसको शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे सॉल्व किया है कि पहले हमारे पास इंटरसेक्शन था, जब इंटरसेक्शन मौजूद है तो हमने क्या किया है कि बी और सी का कॉमन एरिया उसको हमने शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया, वो हमें इंटरसेक्शन देगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सर्कल्स में कॉमन एरिया हो, तो वो हमने शेडिंग कर दिया। अब उसका यूनियन लेना था ए के साथ, यानी कि ए वाला सर्कल भी हमने साथ शेड कर देना है। तो ये रीजन भी शेडिंग हो गया और ए वाला रीजन भी हमारे पास शेडिंग एरिया में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमें क्या देगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखें तो डायग्राम वही है और इसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सॉल्व करना है। आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपके पास ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन हो तो बेशक आप पहले शेडिंग कर दें, लेकिन ब्रैकेट के बाहर यूनियन हो, ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन हो और बाहर यूनियन हो, तो आप बेशक पहले ब्रैकेट के अंदर वाला शेडिंग कर दें और बाद में यूनियन वाला भी शेडिंग हो जाएगा। लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर यूनियन हो और बाहर इंटरसेक्शन हो तो पहले आप क्वेश्चन को देखें कि आपके पास कौन सा एरिया शेडिंग होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में अगर यूनियन वाले को कर दिया शेडिंग तो फिर आपको इरेज करना पड़ेगा इंटरसेक्शन सॉल्व करने के लिए। तो बी यूनियन सी से मुराद ये है कि बी और सी के एरिया में जो कॉमन रीजन है, बी और सी में कॉमन रीजन कौन सा है, बी और सी वाले सर्कल में ये वाला एरिया हमारे पास शेडेड रीजन है। अब इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए के साथ इंटरसेक्शन से बी यूनियन सी से मुराद ये है कि कॉमन नहीं, बी और सी सारा सर्कल, ये वाला जो है बी वाला सर्कल कंप्लीट और सी वाला सर्कल कंप्लीट, ये सारा शेडिंग रीजन में आ जाएगा। यूनियन से मुराद क्या है कि बी और सी ये दोनों सर्कल कंप्लीट शेडिंग रीजन में आ जाएंगे। अब सपोज आप इमेजिन करें कि बी और सी वाले हमारे पास रेड हो चुके हैं, तो इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी कि जो हमारे पास ए वाला सर्कल है वो और बी और सी का जो शेडेड रीजन है इसके दरमियान कॉमन क्या चीज आ रही है, तो ये आपके पास ए सर्कल आएगा। बी यूनियन सी से क्या मुराद है कि बी और सी वाला सारा शेड हो चुका है। अब जरा आप इमेजिन करें कि बी और सी वाला सारा शेड हो चुका है, तो इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि ए वाला सर्कल और जो बी और सी का शेडेड रीजन था इसमें कॉमन रीजन, तो कॉमन हमारे पास ये वाला एरिया आ रहा है। ए जो सर्कल है इसको आपने क्या कर दिया,
शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मैथ्स प्रैक्टिस करने से आती है, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की उतना इजीली आपको ये क्वेश्चन समझ आते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी है। मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी तीनों केसेस में यूनियन, तीनों सेट्स के दरमियान में यूनियन आ जाए तो इससे मुराद ये होता है कि वो सारे सर्कल्स शेड हो जाएंगे। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप बेशक सोचे समझे बगैर जो तीनों सर्कल्स हैं उनको आप शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दें। बी यूनियन सी से मुराद ये है कि बी और सी वाले दोनों सर्कल्स आपके पास शेडेड रीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले हम बी और सी के रीजन्स को शेडिंग कर देते हैं। बी वाला शेडिंग कर दिया, उसके बाद हम सी वाले सर्कल को भी शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम सी वाले सर्कल को शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ए वाला ऑटोमेटिकली शेडेड रीजन में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ए वाला जो सर्कल है वो सी वाले सर्कल के अंदर मौजूद है। अब बी और सी के सर्कल का जो रीजन है उसका ए के साथ यूनियन लिया जाए तो इससे मुराद यही है कि ऑलरेडी शेडेड हम कर चुके हैं। तो जहां पे भी तीनों सेट्स के दरमियान में यूनियन मौजूद हो तो आपने तीनों सर्कल्स को खुद ही फिल कर देना है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। जब तीनों सेट्स के दरमियान में जितने भी सेट्स आपके पास मौजूद हों, जब उनके दरमियान यूनियन का साइन आ जाए तो आपने क्या करना है कि उन सर्कल्स को फिल कर देना है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के केस में वो रीजन जो कि तीनों में कॉमन हो। अब बी इंटरसेक्शन सी में तो ये रीजन कॉमन है, लेकिन ये रीजन ए सेट के साथ कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एरिया हमारे पास मौजूद नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ये हमारे पास डायग्राम एज इट इज रहेगी और इसको हम एम्प्टी सेट का नाम देते हैं। जब हम आगे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस तो वहां पे हम जहां पे इंटरसेक्शन जो है कोई भी वैल्यू उसमें नहीं आ रही होती तो इसका मतलब ये होता है कि वो एम्प्टी सेट होता है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट है कि अब डायग्राम चेंज कर दी गई है। थर्ड पार्ट में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी हम जो बी और सी में कॉमन है उस रीजन को हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे और उसका ए के साथ यूनियन करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी से मुराद ये है कि बी और सी के एरिया में जो कॉमन है, तो बी वाला सर्कल और सी वाला सर्कल, इन दोनों सर्कल्स के दरमियान ये रीजन जो है ये कॉमन है। ठीक है, और इसका यूनियन लेना है ए के साथ। ए के साथ यूनियन से मुराद ये रीजन शेडेड रहे और ए वाला सर्कल भी आप शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि ए वाला जो है वो जब हम शेडेड रीजन में कन्वर्ट करते हैं तो उससे हमारे पास क्या होगा कि ए वाला कंप्लीट सर्कल हो जाएगा हमारे पास और जो ये वाला शेडेड रीजन है वो भी एज इट इज रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इस एरिया को भी शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सॉल्व करते हैं।
तो इसी डायग्राम के लिए बी यूनियन सी से मुराद ये है कि जो बी वाला सर्कल है और सी वाला सर्कल है, इन दोनों सर्कल्स को शेडिंग कर दिया और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि बी और सी के सर्कल का वो हिस्सा जो ए के साथ कॉमन हो। तो ए के साथ कौन सा हिस्सा कॉमन है? ये वाला एरिया कॉमन है ए के सर्कल के साथ, ये वाला एरिया भी बी और सी का ए के साथ कॉमन है, इसको शेडिंग कर दिया। और इसके बाद ये वाला जो एरिया है ये भी ए के साथ कॉमन है। तो हमने ये एरिया शेडिंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया। ये इस वेन डायग्राम का आंसर है जो हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड किया है। इसके बाद थर्ड हम सॉल्व करें जो ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो उसके लिए मैंने आपको यूनियन का बताया है कि आपने बिना सोचे समझे क्या करना है, तीनों सर्कल्स को फिल अप कर देना है। तो आपने इन तीनों सर्कल्स को फिल अप कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि ए वाला सर्कल शेडिंग कर दिया, उसके बाद बी वाला सर्कल और सी वाला सर्कल, ये तीनों सर्कल्स आपने शेडिंग रीजन में कन्वर्ट कर देने हैं। तो ये आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आ जाएगा। ये आपने देखा है कि इसको क्या कर दिया है, शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारे पास आंसर आ गया है ए यूनियन बी यूनियन सी का। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में इंटरसेक्शन है, यानी कि ए बी और सी सर्कल्स का कॉमन है रीजन। तो ए सर्कल ये हमारे पास मौजूद है, बी और सी का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है, और इस बी और सी का कॉमन ए और बी सर्कल्स का कॉमन रीजन ये वाला रीजन है, और इस रीजन का सी के साथ कॉमन रीजन ये वाला रीजन है। तो आपने क्या करना है, इस एरिया को शेडेड एरिया में कन्वर्ट कर देना है। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी में हमेशा तीनों सर्कल्स फिल अप होंगे, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में हमेशा ऐसा नहीं होता कि तीनों सर्कल्स खाली रहें। ये सिर्फ जो पिछले दो पार्ट्स आपने सॉल्व किए उनमें एम्प्टी सेट था, इसमें एम्प्टी नहीं है, क्योंकि ए बी और सी का ऐसा रीजन आपके पास मौजूद है जो कि ए बी और सी तीनों सर्कल्स में कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से दी गई है कि इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी से मुराद बी और सी के दरमियान कॉमन रीजन कोई भी मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो बी और सी में कॉमन आ रहा हो। अब उसका यूनियन ए के साथ, तो ए के साथ यूनियन से मुराद ये है कि ए वाला सर्कल ही कंप्लीटली फिल होगा बस। ठीक है, हमने बी और सी का इंटरसेक्शन लेना था ना, तो वो इंटरसेक्शन तो हमारे पास कोई भी शेडेड रीजन बन ही नहीं रहा। अब उसको हमने ए के साथ यूनियन लेना है, तो ए वाला सर्कल जस्ट जो हमारे पास है वो शेडेड रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनियन से मुराद ये होता है कि जिन दो वैल्यूज के दरमियान, जिन दो एरियाज के दरमियान यूनियन मौजूद है, वो दोनों एरियाज शेड कर देने होते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। बी यूनियन सी से मुराद बी और सी के दोनों सर्कल्स शेड कर दिए, बी और सी के दोनों सर्कल्स शेड हो गए। इमेजिन कर लें उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी कि अब इन दोनों सर्कल्स को जो हमने शेड कर दिया था उसमें से कौन सा हिस्सा ए वाले सर्कल के साथ कॉमन है, तो वो ये वाला रीजन है। तो आपने क्या करना है कि इस रीजन को आपने शेडिंग कर देना है। ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास जो इसी डायग्राम का तीसरा हिस्सा है वहां पे हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपके पास रीजन गिवन है तीनों सर्कल्स आपने शेड कर देने हैं। तो ये ए वाला रीजन शेड हो जाएगा, इसके बाद आपने बी वाला रीजन भी शेड कर देना है,
और उसके बाद सी वाला सर्कल भी आपके पास शेडेड रीजन है। ठीक है, ये आपने क्या कर देना है, तीनों जो रीजन्स हैं इनको, तीनों सर्कल्स जो हैं इनके शेड कर देना है, तो आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आ जाएगा। ये हम बी के सर्कल को शेडिंग कर रहे हैं, इसके बाद जो सी वाला सर्कल है उसको भी हम शेड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, सी वाले सर्कल को अब हम शेडिंग रीजन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सी वाला एरिया भी हमारे पास शेडेड रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये शेडेड रीजन में कन्वर्ट करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया है, इस डायग्राम का जो हमने सॉल्व करना था, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में इसी डायग्राम में हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी से मुराद ये है कि बी और सी का कॉमन रीजन, वो हमारे पास कोई रीजन नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जो बी और सी में कॉमन आ रहा हो, और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, जब बी और सी में कोई कॉमन एरिया है ही नहीं तो ए के साथ कॉमन नहीं लिया जा सकता, यानी कि इस केस में भी हमारे पास ये एम्प्टी सेट रहेगा, कोई भी शेडेड रीजन नहीं होगा, ये डायग्राम एज इट इज रहेगी। फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x इक्वल टू ए बी सी डी ई, y इक्वल टू ए सी ई एंड z इक्वल टू जी एच आई जे, देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। कि इस क्वेश्चन में हमें तीन सेट्स दिए गए हैं, उन तीन सेट्स के एलिमेंट्स दिए गए हैं, उन एलिमेंट्स को फोकस करते हुए हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इसके जो आपके पास 6 पार्ट्स गिवन हैं वो हम सॉल्व करेंगे बारी बारी। तो पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो पार्ट 1 गिवन है उसके लिए हमने क्या फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें x यूनियन y यूनियन z हमने सॉल्व करना है। तो x यूनियन y यूनियन z सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो कभी भी वेन डायग्राम बनाते वक्त पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जिसको हम यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं, उसको U से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और उसको यूनिवर्सल सेट U से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद अब आपने x, y और z तीन सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, x के लिए, y के लिए और z के लिए। अगर आप x और y पे गौर करें तो y के सारे एलिमेंट्स x में मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि x का एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनेगा जो y को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर हम x का एक सर्कल बनाते हैं तो उस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनेगा जो कि y को रिप्रेजेंट करेगा। y के एलिमेंट्स a, c, e थे, तो इसके अलावा बाकी जो बच गए वो हमने x में लिख दिए। इससे हरगिज ये मुराद नहीं है कि x के सिर्फ b, d एलिमेंट हैं। ये वाला जो सर्कल का एरिया है ये भी x वाले सर्कल के एरिया में आ रहा है। तो a, c, e, b, d ये सब के सब x के एलिमेंट्स हैं और जो y के एलिमेंट्स हैं वो a, c, e यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां पर भी किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद होंगे तो वो उस सेट का जो सर्कल है वो पहले वाले सेट के सर्कल के अंदर बनेगा। इसके बाद हम तीसरा अगर सर्कल देखें तो वो हमें कैसे ड्रॉ करना है कि z जो है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स, z सेट के एलिमेंट्स g, h, i, j हैं। अब ये एलिमेंट्स इन तमाम एलिमेंट्स से टोटली डिफरेंट हैं, कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन होता तो हम इस सर्कल के साथ उस सर्कल को ओवरलैप करते, यानी कि कोई ना कोई रीजन कॉमन आता, लेकिन टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो ये सर्कल टोटली सेपरेट बनेगा और इसके एलिमेंट्स हम लिख देंगे g, h, i, j। ठीक हो गया। ये जो डायग्राम है ये समझनी जरूरी है क्योंकि ये डायग्राम आपके इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स के लिए सेम रहेगी। क्या किया कि x, y के तमाम एलिमेंट्स x में मौजूद हैं तो हमने x के लिए सर्कल ड्रॉ किया और उस सर्कल के अंदर एक और सर्कल ड्रॉ किया जो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि y के सब एलिमेंट्स x के एलिमेंट्स में मौजूद थे। उसके बाद z जो था उसके एलिमेंट्स एक्स वाई से टोटली डिफरेंट है तो वो सर्कल का हमने अलग ड्रॉ किया और उसके एलिमेंट साथ लिख दिए। अब हमने इस डायग्राम को आपने बना लिया तो 6 के 6
पार्ट्स के लिए यही डायग्राम यूज की जाएगी क्योंकि एलिमेंट सेम है, सेट सेम है, ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ शेडेड रीजन चेंज होगा क्योंकि हमारे पास 6 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमने x यूनियन y यूनियन z सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखना है कि शेडेड रीजन हमने किस रीजन को शेडिंग करना है। तो अगर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां पर यूनियन आ जाए तो यूनियन सॉल्व करने के लिए आपने सारे का सारा रीजन जो है, तीनों सर्कल्स का रीजन आपने शेडिंग कर देना होता है। तो इस केस में हमारे पास जो x है, y है और z है, ये तीनों सर्कल्स का एरिया जो है वो शेडेड रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने बारी बारी तीनों सर्कल्स को शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देना है। ये हमने x का रीजन शेडिंग कर दिया, इसके बाद y का रीजन जो है वो शेडिंग एरिया में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है z का जो सर्कल है वो भी शेडेड रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने जब पेपर में इसकी शेडिंग करनी है तो वो पेंसिल से या बॉल पेन से आपने जस्ट लाइंस लगा देनी है, तो उसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि ये शेडेड रीजन है। आपने रेड पेन यूज नहीं करना क्योंकि आपके लिए रेड पेन यूज करना अलाउ नहीं होता। मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको जो कलर्स हैं वो प्रॉपर नजर आए। ठीक है, ये हमारे पास x यूनियन y हो गया। अब इसका यूनियन z के साथ, यानी कि z वाला सर्कल भी कंप्लीट हमने फिल कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x यूनियन y यूनियन z का शेडेड रीजन। तो ये आपके पास आंसर आ गया है x यूनियन y यूनियन z का। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है x यूनियन y यूनियन z। जो सेकंड पार्ट है उसमें भी x यूनियन y यूनियन z है, सिर्फ क्या किया गया है कि ब्रैकेट चेंज कर दी गई है। पहले ब्रैकेट x और y के इर्द गिर्द थी, अब y और z के इर्द गिर्द है। तो आपने क्या करना है, इस केस में भी तीनों रीजन, तीनों जो सर्कल हैं वो आपने शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह करके आपको शेडेड रीजन ड्रॉ कर देता हूं। आप ये पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं पेपर के दौरान, कि जो भी शेडेड रीजन करना है वहां पर आपने क्या किया, इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर दी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा, और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, x यूनियन y यूनियन z। इसके बाद थर्ड पार्ट है आपके पास, उसी के लिए भी डायग्राम सेम वही रहेगी। और इस डायग्राम में आपने क्या करना है कि इस डायग्राम में आपने सॉल्व करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो x और y का इंटरसेक्शन, यानी कि x और y वाले सर्कल्स में कौन सा एरिया कॉमन है। तो इस केस में y वाला एरिया जो है वो x और y के, y वाला जो सर्कल है वो x और y के सर्कल्स में कॉमन है। तो ये एरिया x और y वाले केस में कॉमन आ गया। इसका कॉमन रीजन z के साथ, तो इसका कॉमन z के साथ कुछ भी नहीं आता, इस वजह से इसका आंसर एम्प्टी सेट रहेगा। ये डायग्राम एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z है, यानी कि पहले ब्रैकेट x और y के अक्रॉस थी, अब y एंड z के अक्रॉस है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, डायग्राम वही रहेगी। और इस डायग्राम में y इंटरसेक्शन z से मुराद है कि y और z में कॉमन रीजन, जब इसमें कोई कॉमन रीजन नहीं नजर आ रहा आपको, y और सर्कल कहीं, y और z का सर्कल कहीं भी ओवरलैप नहीं कर रहे, कोई भी इन दोनों सर्कल्स में कॉमन रीजन नहीं है, जब इनमें कॉमन रीजन नहीं है तो उसका x के साथ भी कोई कॉमन रीजन नहीं होगा। तो इस केस में भी यह डायग्राम एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास
पार्ट नंबर 5 है x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो अब इस केस में आप डायग्राम में देखें तो x यूनियन y में आपके पास x और y का यूनियन, यानी कि ये x और y दोनों शेडेड रीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे का सारा एरिया शेडेड रीजन हो गया। अब इस एरिया का z के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि z का इस एरिया के साथ कॉमन एरिया, तो कोई भी ऐसा कॉमन एरिया नहीं है, कहीं पे भी z x या y के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई भी कॉमन एरिया नहीं आ रहा। तो इस केस में भी जो हमारे पास आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट ही होगा। ठीक है, तो इस केस में भी आपके पास जो डायग्राम है वो एज इट इज रहेगी, x यूनियन y इंटरसेक्शन z में एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है ये। यहाँ पे आपने टाइपिंग ये चेंज कर देनी है, टाइपिंग मिस्टेक है। पार्ट 6 है x इंटरसेक्शन y यूनियन z, यानी कि x और y का इंटरसेक्शन लेना है और इसका z के साथ यूनियन लेना है। तो x इंटरसेक्शन y से मुराद ये है कि x और y में जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन है, तो वो आपके पास कौन सा रीजन आएगा, y वाला। ठीक है, y वाला, और इसका z के साथ यूनियन, यानी कि ये वाला और ये वाला रीजन हमने क्या करना है, शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपने x वाला एरिया कर दिया शेडेड रीजन में कन्वर्ट, और साथ क्या कर दिया, z वाला जो एरिया है वो हमने कन्वर्ट कर दिया शेडेड रीजन में। तो ये आपके पास आंसर आ गया x इंटरसेक्शन y यूनियन z का। इसको हमने कैसे सॉल्व किया है कि x और y का कॉमन रीजन, x वाले सर्कल और y वाले सर्कल का कॉमन रीजन, ये हमारे पास y वाला सर्कल आया, और इसका यूनियन z के साथ, यानी कि y और z दोनों हमने शेडेड कर देने थे, तो ये y और z वाला दोनों शेडेड रीजन कर दिए। ये शेडेड रीजन जो है ये हमें y यूनियन z देगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या गिवन है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन 1। कि क्वेश्चन 1 में जो आपको डायग्राम्स दी गई थी उनको यूज करते हुए लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, वो आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव करेंगे और इसके साथ साथ उसी डायग्राम से रिलेटेड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव करते जाएंगे। ठीक हो गया। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहली जो आपके पास डायग्राम गिवन थी वो हमारे पास क्या थी। ठीक है, सबसे पहली डायग्राम आपने इसमें जो सॉल्व करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट के गिर्द ए यूनियन बी के गिर्द अगर ब्रैकेट है तो राइट हैंड साइड पे बी यूनियन सी के अक्रॉस ब्रैकेट है। तो हम डायग्राम देखते हैं। पहली डायग्राम जो आपके पास गिवन है, इसमें हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी से मुराद ये है, मैंने आपको यूनियन का बताया था, यूनियन से मुराद होता है कि जहां पर भी दो सेट्स के दरमियान यूनियन आएगा तो उन दोनों सेट्स के सर्कल्स को कंप्लीटली फिल कर देना है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये ए वाला फिल हो गया। मैं कंप्लीटली इस वजह से फिल नहीं कर रहा कि उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो ये हमने ए वाला फिल कर लिया और इसका यूनियन था बी के साथ, तो ये हमने बी वाला भी यूनियन ले लिया इसके साथ। ठीक हो गया। अब ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन लेना है, यानी कि ये जो हैं इनके अलावा सी का जो सर्कल है उसको भी फिल अप कर देना है। तो आप क्या करेंगे, सी का जो एरिया है उसको भी इसी तरह लाइंस आप लगा देंगे, तो ये आपके पास सी वाला एरिया भी फिल हो गया। ये जो आपके पास लाइंस लगी हुई हैं, ये एरिया आपको ए यूनियन बी यूनियन सी दे रहा है। अब इसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखें तो ये हमारे पास डायग्राम है। पहले बी यूनियन सी करते हैं, यानी कि बी का कंप्लीट सर्कल और सी का कंप्लीट सर्कल। तो इसको बी और सी के जो कंप्लीट सर्कल हैं इनको हम शेड कर देते हैं।
अब इसका बी यूनियन सी का ए के साथ यूनियन, यानी कि ए वाला सर्कल बी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो आपने ये ए वाला सर्कल बी कंप्लीटली फिल कर देना है। तो ये हमारे पास जो शेडेड डायग्राम आएगी ये ए यूनियन बी यूनियन सी की है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है वो प्रूव हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां पे मैं 2 पॉइंटर यूज करूंगा आपको समझाने के लिए, यानी कि 2 या 3 कलर्स यूज करूंगा शेडिंग के लिए, लेकिन आपके पास एक ही पेंसिल होती है तो इस वजह से आपने उसी से एक बार सोच के फिल करना है ताकि आपको पता, या स्टेप बाय स्टेप बेशक उसको फिल करते रहें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने कैसे उसको लिया है। तो पहले हमारे पास जो डायग्राम है, ये ऊपर वाली डायग्राम फर्स्ट इक्वेशन में जो थी, इसका लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए और बी का कॉमन एरिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया। तो ए और बी में कोई कॉमन एरिया मौजूद है नहीं, ये दोनों सर्कल किसी भी जगह पे ओवरलैप नहीं कर रहे, तो इनका ए और बी का कोई भी कॉमन एरिया मौजूद नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी कोई जगह फिल नहीं होगी। और इसी तरह जब इसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए और बी की आपस में कोई कॉमन प्लेस नहीं थी, तो सी के साथ भी इनकी कोई कॉमन प्लेस आपस में नहीं होगी। इस वजह से ये हमारे पास एम्प्टी सेट रहेगा, यह डायग्राम ऐसे ही रहेगी। और अगर इसकी राइट हैंड साइड की बात करें तो पहले बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी में ये एरिया आपके पास जो है बी और सी का ये वाला एरिया ये आपके पास कॉमन है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये बी इंटरसेक्शन सी का एरिया है। ये बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, बी इंटरसेक्शन सी का तो ये वाला आ गया, ब्रैकेट के अंदर वाला तो सॉल्व हो गया। अब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, वो ए के साथ किसी भी पॉइंट पे कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि ये अलग स्पेस है, ये अलग है। अगर ओवरलैप हुए होते तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाता। अब इस केस में भी ये डायग्राम एज इट इज रहेगी, ये भी एम्प्टी सेट होगा। तो आपने ये देखा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो यहां पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट जो इसकी डायग्राम गिवन थी वो देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन इक्वेशन वही है, सेकंड डायग्राम के लिए उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारे पास ये इक्वेशन है, अब इसमें ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी से मुराद ए और बी का जो सर्कल है वो हमने फिल कर देने हैं। तो ये ए वाला सर्कल फिल कर दिया और इसके बाद हम बी वाला सर्कल फिल कर देते हैं। ये ए और बी यानी कि ए यूनियन बी आ गया हमारे पास। अब इसका सी के साथ यूनियन, यूनियन से मैंने पहले आपको बताया है कि यूनियन से मुराद ये होता है कि जहां पे भी यूनियन का साइन आएगा, जिन दो सेट्स के दरमियान होगा उन दोनों सेट्स के सर्कल्स को फिल कर देना है। तो अब इस ए यूनियन बी को तो हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, इसका यूनियन है सी के साथ, यानी कि सी वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल कर देना है। तो सी वाले सर्कल को भी हम एज इट इज फिल कर देंगे, जो कि हमें क्या देगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए यूनियन बी की। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। अब इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड इसी डायग्राम में बी यूनियन सी है। पहले बी यूनियन सी के लिए बी और सी का जो सर्कल है वो आपने फिल अप कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास बी का सर्कल है और ये साथ ही सी का सर्कल मौजूद है। सी के सर्कल के अंदर ही ए का सर्कल मौजूद है, तो इस वजह से ए वाला भी पहले ही फिल हो जाएगा। जब इस ए के साथ हमने यूनियन लेना है तो वो ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं। तो यहां से हमें पता चला कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी के, जो हम दोनों डायग्राम्स के शेडेड रीजन की मदद से देख सकते हैं। इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जहां पे भी प्रूव हो चुका है। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इसी डायग्राम के लिए प्रूव करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के।
इधर ए इंटरसेक्शन बी के अक्रॉस ब्रैकेट है और यहां पर बी इंटरसेक्शन सी के अक्रॉस ब्रैकेट है। तो हम डायग्राम लेंगे यही वाली, इसमें पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी करना है, यानी कि ए और बी सर्कल जो है इनके दरमियान कॉमन एरिया। तो ए और बी वाले में ए सर्कल जहां पे है और बी सर्कल ये है, इन दोनों एरियाज के दरमियान में कोई भी कॉमन एरिया मौजूद नहीं है, इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी फिल नहीं हो सकता। अब वे फिल नहीं हो सकता तो उसके साथ सी के साथ उसका इंटरसेक्शन बी फिल नहीं हो सकता, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमारे पास कोई कॉमन एरिया मौजूद नहीं है। जब वो नहीं है तो सी के साथ इंटरसेक्शन बी, ये डायग्राम एज इट इज रहेगी, इसमें कुछ भी फिल नहीं होगा, यानी कि एम्प्टी सेट रहेगा। और इसी के लिए जब हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन देखते हैं तो पहले बी इंटरसेक्शन सी है, यानी कि ये बी वाला सर्कल है और ये सी वाला सर्कल है, इन दोनों का कॉमन एरिया आपके पास ये आ रहा है। लेकिन इस कॉमन एरिया का हमने जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की सी कहा गया है ना, तो इस बी इंटरसेक्शन सी का जो एरिया है इसका ए के साथ कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। ये यहां पर एरिया मौजूद है और ये यहां पर है। जब इन दोनों का कोई कॉमन एरिया नहीं है तो इसका मतलब है कि ये भी एम्प्टी सेट ही रहेगा, ये डायग्राम एज इट इज रहेगी। तो यहां पे भी हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। इसके बाद इसकी जो थर्ड डायग्राम गिवन थी उसमें हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास डायग्राम है, पहले ए यूनियन बी करना है, तो ए यूनियन बी के लिए ए और बी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर दें। तो ये आपके पास ए वाला सर्कल है, इसको आपने फिलअप कर दिया, और ये साथ ही जो बी वाला सर्कल है उसको भी फिलअप कर देना है। इसका यूनियन लेना है सी के साथ। यूनियन से मुराद सर्कल कंप्लीटली फिल करना होता है, तो सी वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल कर देना है। तो ये हमने ए यूनियन बी यूनियन सी ले लिया है। मैंने इससे पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कहा भी था कि जहां पर तमाम सेट्स के दरमियान यूनियन आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम सेट्स फिल होंगे। तो आप ये देख सकते हैं ए बी सी वाले सर्कल्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले बी यूनियन सी है, यानी कि बी और सी वाला सर्कल जो है वो कंप्लीटली फिल कर देना है। तो ये आपने बी वाला सर्कल फिल कर दिया, और इसके साथ साथ जो सी वाला सर्कल है वो भी फिल हो जाएगा, क्योंकि आप क्या ले रहे हैं, बी यूनियन सी वाला जो पोर्शन है वो फिल कर रहे हैं। यूनियन से मुराद जिन दो सेट्स के दरमियान यूनियन होगा वो सर्कल कंप्लीटली फिल होगा। तो अब इसका ए के साथ यूनियन, यानी कि ए वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो आप इस केस में भी देख सकते हैं कि ए बी सी तीनों सर्कल्स शेडेड रीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में भी यही हमारे पास आया था। तो इसका मतलब यह है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई हो चुका है, प्रूव हो चुका है। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इसी डायग्राम पे अप्लाई करते हैं, जिसकी इक्वेशन हमारे पास वही है जो हम पिछले 3 पार्ट्स में सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें ये हमारे पास डायग्राम है, जो तीसरी डायग्राम गिवन है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद ए और बी का कॉमन एरिया, वो हमारे पास ये वाला एरिया है, ए और बी का कॉमन एरिया, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी कि इस एरिया का सी के साथ इंटरसेक्शन, तो सी सर्कल ये है और ए इंटरसेक्शन बी ये है। तो इसमें अगर आप देखें ना, तो ये वाला जो आपके पास एरिया बन रहा है, ये इन ए इंटरसेक्शन बी और इसका सी के साथ इंटरसेक्शन जब लेते हैं तो ये एरिया हमारे पास कॉमन आता है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड जब अप्लाई करते हैं तो इसके लिए हमारे पास यही डायग्राम मौजूद है। पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए बी और सी का इंटरसेक्शन, यानी कि बी और सी का कॉमन एरिया, तो वो आपके पास ये वाला एरिया आ रहा है, ये आपके पास जो नजर आ रहा है ना, ये वाला एरिया है। अब ये बी इंटरसेक्शन सी है, हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, यानी कि इस एरिया का कौन सा एरिया ए वाले सर्कल के साथ कॉमन है, तो वो ये वाला एरिया है, ठीक है।
तो अब आप इन दोनों डायग्राम्स में देख सकते हैं कि दोनों में जो एरिया है, शेडेड रीजन है, वो दोनों में सेम है। इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो चुका है। इसके बाद हम फोर्थ डायग्राम की तरफ चलते हैं। फोर्थ डायग्राम जो है उसके लिए भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन पहले अप्लाई करेंगे। यूनियन ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर देना है। तो ये ए यूनियन बी हम लेते हैं। ए यूनियन बी के लिए हमने ए और बी के जो सर्कल हैं उनको कंप्लीटली फिल करते हैं। तो ये आपके पास ए वाला सर्कल और बी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल हो चुका है। इसका इंटरसेक्शन, इसका यूनियन सी के साथ, यूनियन का मतलब सी वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल कर देना है। तो सी वाले सर्कल को भी आपने शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देना है। ये आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। ठीक हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह जब हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड इसी डायग्राम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो पहले बी यूनियन सी है, यानी कि बी और सी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर देना है। तो बी वाला सर्कल हमने फिल किया और इसके बाद इसका यूनियन हमारे पास सी के साथ है, तो सी वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल कर देंगे। तो ये शेडेड रीजन हमें क्या शो कर रहा है, बी यूनियन सी, जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। अब इसका यूनियन लेना है ए के साथ, यानी कि ए वाले सर्कल्स को भी हमने फिल कर देना है। तो आपने क्या करना है, ए वाला जो सर्कल है उसको भी आपने इसी तरह शेडिंग कर देना है। तो ये आपके पास जो रीजन आ जाएगा वो ए यूनियन बी यूनियन सी का है। तो आप ये देख सकते हैं दोनों डायग्राम्स में शेडेड रीजन सेम है। इसका मतलब ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई हो चुका है, प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। तो उसके लिए आप देखें कि डायग्राम जो है उसके ऊपर पहले ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी सर्कल का कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का, ये तो हमारे पास आ गया एरिया। लेकिन इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी कि ये एरिया और ये सी वाला सर्कल, इन दोनों के दरमियान कॉमन एरिया, तो वो हमारे पास मौजूद नहीं है। कोई भी कॉमन एरिया नहीं है इस एरिया और इस एरिया का। ये दोनों अलग अलग एरियाज हैं, कोई इनका कॉमन एरिया मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास डायग्राम एज इट इज रहेगी। और जो नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो उसमें बी इंटरसेक्शन सी है। बी और सी सर्कल, इनका कॉमन एरिया, कोई भी कॉमन एरिया मौजूद नहीं है। बी और सी का कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, तो उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो बी और सी का जब कॉमन एरिया नहीं है तो उसका ए के साथ इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। तो इस केस में भी दोनों डायग्राम्स जो हैं वो एज इट इज रही हैं, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाई हो चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, वेरीफाई पार्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो डायग्राम्स गिवन थी उन पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, वो अप्लाई करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनती है। तो इसको हम जो इक्वेशन 1 में डायग्राम्स गिवन है उन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उन पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाने के लिए एक से ज्यादा कलर्स यूज करूंगा डायग्राम्स में शेडिंग के लिए, ताकि आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाएं। अदरवाइज आपके पास एक ही पेंसिल होती है या पेन होता है, एक ही कलर होता है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप उसको करना है ताकि एट द एंड आपके पास आंसर जो है वो सेम आए। तो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो फर्स्ट जो आपके पास डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की, वो ये वाली है। इस पे हम ये लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते होते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी से मुराद ये है बी और सी का जो कॉमन एरिया है। तो कॉमन एरिया आपके पास ये वाला एरिया है जिसको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूं। ये आपके पास आंसर नहीं है, आंसर जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि किस कलर का मैंने उसको शेडिंग की है। ठीक है, ये फिलहाल मैं ब्रैकेट के अंदर वाला बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व किया है। अब बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन लेना है। ठीक है, तो ए के साथ जब यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल होगा। इस बात की समझ आई है कि ए वाला सर्कल भी कंप्लीटली क्या होगा, फिल होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ए वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर दिया
और जो बी इंटरसेक्शन सी था वो वाला एरिया भी हमने फिल कर दिया। तो यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था कि यूनियन का मतलब ये होता है कि जिन दो सेट्स के दरमियान यूनियन होगा, इसका मतलब ये है कि उन सेट्स को हमने कंप्लीटली फिल कर देना है। तो यहां पे हमने ए का यूनियन जो था बी इंटरसेक्शन सी के साथ था, तो बी इंटरसेक्शन सी का एरिया हम ऑलरेडी फिल कर चुके थे, उसका हमने ए के साथ क्या कर लिया, यूनियन कर लिया, यानी कि ए वाला एरिया भी हमने शेडिंग कर दिया। तो ये जो आपके पास येलो कलर में शेडिंग अब नजर आ रही है, ये सारी की सारी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसी डायग्राम के ऊपर राइट हैंड साइड अप्लाई करते हैं। तो राइट हैंड साइड अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, पॉइंटर को और यूज करता हूं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल फाइनल आंसर नहीं आएगा। फाइनल आंसर कब आएगा वो हम देखेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना होता है, तो पहले ए यूनियन बी सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ए वाला सर्कल बी सॉल्व करना है और बी वाला सर्कल बी फिल करना है। ए और बी के दोनों सर्कल्स कंप्लीटली फिल कर लेने हैं। तो ये ए वाला सर्कल हमने फिल कर लिया, ठीक है, और बी वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल कर लिया। अब हम क्या करने लगे हैं, ब्रैकेट का दूसरा हिस्सा ए यूनियन सी सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन सी से मुराद ए वाला सर्कल और सी वाला सर्कल, इन दोनों को फिल करना है। तो ये ए वाला सर्कल जो है ये मैं ब्लू से कर रहा हूं इसको शेडिंग, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो ये ए वाला और ये सी वाला सर्कल हमने फिल कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, इन दोनों के साथ दरमियान इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन से क्या मुराद है, जो कॉमन एरिया है। अब कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन एरिया से मुराद जहां पे ग्रीन लाइंस और ब्लू लाइंस दोनों लगी हुई हैं, वो वाला एरिया कॉमन एरिया होगा। तो ए वाला कंप्लीट सर्कल है, उसमें ग्रीन और ब्लू दोनों लगी हुई हैं, क्योंकि ग्रीन लाइंस इस ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ब्लू लाइंस इस ए यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जहां पर ये दोनों लाइनें मौजूद हों वो हमारे पास एरिया कॉमन होगा। अब इस सर्कल में, ए वाले सर्कल में ए और ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको आपने येलो फिल कर लेना है कंप्लीटली। इस सर्कल को आपने क्या करना है, येलो फिल कर लेना है। इसके अलावा और एरिया जहां पे ये कंप्लीटली नजर आ रही हो, यानी कि येलो, ग्रीन और ब्लू दोनों लाइंस नजर आ रही हो, तो आपके पास ये वाला रीजन है बी और सी का जो कॉमन एरिया है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसी तरह फिल कर देंगे। तो आपने ये फिल कर लिया। अब अगर आप इन डायग्राम्स पे गौर करें तो जो येलो रीजन है इसमें और उसमें सेम शेडिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ ओवर इंटरसेक्शन अप्लाई हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका देखते हैं, जो डायग्राम सेकंड थी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की, उसके ऊपर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ ओवर इंटरसेक्शन। तो पहले हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के अंदर है, तो बी इंटरसेक्शन सी से मुराद बी और सी का कॉमन रीजन, तो वो हमने ये येलो शेडिंग में इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब इसका ए के साथ यूनियन, यानी ए वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल होगा। बी इंटरसेक्शन सी का तो हमने एरिया फिल कर दिया, ए के साथ यूनियन ए वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल होगा। तो ए वाला सर्कल भी हमने क्या किया, इसको कंप्लीटली फिल कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इसी डायग्राम के ऊपर शेडिंग करते हैं। तो यहां पे हम पहले ब्रैकेट के लिए क्या यूज करने लगे हैं, जिस तरह हमने पिछले डायग्राम में डिफरेंट कलर यूज किए थे, तो पहले हम ए यूनियन बी के लिए ग्रीन कलर यूज करने लगे हैं। ए यूनियन बी से मुराद ए और बी का जो सर्कल है वो कंप्लीटली फिल करने हैं,
तो ये हमारे पास ए वाला सर्कल है और बी वाला सर्कल। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन सी जो है वो हम डिफरेंट कलर से फिल करते हैं। ब्लू कलर ले लेते हैं, तो ब्लू कलर से हम ए यूनियन सी को सॉल्व करते हैं, यानी कि ए वाला सर्कल और सी वाला सर्कल फिल करना है। तो ए वाला सर्कल सी के अंदर ही मौजूद है, तो इस वजह से ये सारे का सारा ए वाला भी फिल हो जाएगा सी के साथ साथ। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए यूनियन बी जो कि ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है और ए यूनियन सी जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, यानी कि वो एरिया जहां पर ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स मौजूद हैं, वो शेडिंग करनी है। वो हमें क्या देगा, वो ये कंप्लीट राइट हैंड साइड देगा। तो उसके लिए हम येलो कलर यूज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये वाला जो ए वाला सर्कल है, इसमें ग्रीन और ब्लू दोनों लाइंस मौजूद हैं। तो इसको हमने क्या किया, कंप्लीटली फिल कर लिया। ये हमें दे देगा एक, ये आ गया। ठीक है, आपने ये देखा है कि इसको कर दिया हमने। और इसके बाद और किस एरिया में, ये जो बी और सी का इंटरसेक्शन है ना, इस एरिया में ये जो कॉमन रीजन है, इस रीजन में ब्लू और ग्रीन दोनों लाइंस मौजूद हैं, तो इस एरिया को भी हमने शेडिंग कर दिया। तो ये आपके पास जो रीजन आता है, आप दोनों एक डायग्राम्स में देख सकते हैं कि दोनों में जो येलो कलर है वो सेम एरियाज फिल हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ये अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड डायग्राम है क्वेश्चन 1 की, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अप्लाई करते हैं। इक्वेशन वही है, पहले हम इस पे बी इंटरसेक्शन सी अप्लाई करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी से मुराद बी और सी का कॉमन रीजन। तो बी और सी का जो कॉमन रीजन है, बी वाले सर्कल और सी वाले सर्कल का कॉमन एरिया जो है वो आपके पास ये वाला एरिया है। अब इसका ए के साथ यूनियन, यानी कि ए वाले सर्कल को साथ हमने कंप्लीटली फिल कर देना है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि जिन दो सेट्स के दरमियान यूनियन होगा, उन दो सेट्स को कंप्लीटली हम फिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा रीजन आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। अब हम इसी डायग्राम के ऊपर राइट हैंड साइड अप्लाई करते हैं। तो राइट हैंड साइड अप्लाई करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर यूज करेंगे। पहले जो ए यूनियन बी है उसको फाइंड करने के लिए ए यूनियन बी से मुराद ए वाला सर्कल और बी वाला सर्कल कंप्लीटली आपने फिल करना है। तो मैं इसको लाइंस की मदद से ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपके पास ए वाला सर्कल आ गया और ये साथ ही आपके पास बी वाला सर्कल भी आ गया। तो ये आपको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी के बाद हम ए यूनियन सी सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंट कलर यूज करेंगे। ब्लू कलर हम सिलेक्ट करते हैं और उसकी मदद से सेकंड ब्रैकेट ए यूनियन सी को सॉल्व करते हैं। ए यूनियन सी से मुराद ए वाला और सी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल होंगे। तो ये ए वाला सर्कल और सी वाला दोनों हम कंप्लीटली फिल कर देते हैं। अब ए और सी वाला जब हमने कंप्लीटली फिल किया, तो इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन एरिया। ए यूनियन बी ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है और ए यूनियन सी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो एरिया जहां पर ये दोनों कलर्स मौजूद हों, वो इनका इंटरसेक्शन होगा। यानी कि हमारे पास कौन सा एरिया वो बनेगा, उसको हम येलो कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जहां पे दोनों कलर मौजूद हैं, वो ये ए वाला कंप्लीट सर्कल और ये वाला एरिया है। तो हम इसको फिल कर देते हैं येलो कलर की मदद से।
तो ये आप देख सकते हैं कि इसको कम्प्लीटली हम फिल कर रहे हैं, जिसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड का शेडेड रीजन है वो राइट हैंड साइड के शेडेड रीजन के जैसा ही होगा, दोनों सेम होंगे, जो कि हमें रिप्रेजेंट करेगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ठीक है, जो कि आपको शेडेड रीजन की सूरत में नजर भी आ रहा है। इसके बाद जो फोर्थ डायग्राम थी क्वेश्चन 1 की, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अप्लाई करते हैं। तो आपके पास इक्वेशन वही है, डायग्राम चेंज है। डायग्राम में पहले हम बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी से मुराद बी और सी का कॉमन रीजन, तो वो हमारे पास कोई रीजन नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो, तो इस केस में फिलिंग नहीं होगी कहीं भी। ए के साथ यूनियन यानी कि ए वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। राइट हैंड साइड अप्लाई करते हैं। तो पहले ए यूनियन बी के लिए हम यूज करते हैं कलर ग्रीन। तो यहां पे हमने ए यूनियन बी फिल करना है, यानी कि ए वाला सर्कल और बी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर देना है। ठीक है, तो उसको फिल करने के लिए ये ए वाला सर्कल है, इसको लाइंस की मदद से ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं आएगा अभी। ये ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन सी के लिए हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं, तो ए यूनियन सी के लिए हम कलर यूज कर रहे हैं ब्लू वाला। ठीक है, ए यूनियन सी से मुराद ए और सी वाले सर्कल्स को हमने फिल करना है। तो ये ए वाला रीजन है, और ये सी वाला रीजन है। तो इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, यानी कि जहां पे दोनों कलर्स मौजूद हैं उसको आपने शेड कर देना है, और वो हम शेडिंग कर रहे हैं किससे, येलो से। ठीक है, जहां पे ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स मौजूद हैं। तो ये आप देखते हैं कि इस कलर को जब हम फिल करते हैं तो ये आपके पास उसी तरह का एरिया देगा जिस तरह का लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास रीजन आया है। ठीक है, तो ये हमने इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो ए जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, जो डायग्राम्स हैं दोनों में येलो कलर सेम है। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। आपने इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। मेरे पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं तो मैंने इनकी मदद से कर लिया, या आप पेंसिल कलर यूज किया करें और उनकी मदद से आप भी इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको यहां पे करके दिखाया है। इसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सॉल्व करनी है। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सॉल्व करने के लिए वही 4 डायग्राम्स हैं जो इक्वेशन 1 में आपको दी गई थी। उन्हीं डायग्राम्स के ऊपर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की जो प्रॉपर्टी है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम बी यूनियन सी करते हैं। बी यूनियन सी से मुराद बी और सी के दोनों सर्कल्स को फिल कर देना है। तो उसके लिए मैं यूज करता हूं ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से बी और सी का यूनियन ले लेते हैं। ये बी है और ये सी है। बी और सी का यूनियन ले लिया। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन। ए के साथ इंटरसेक्शन से मुराद क्या है कि हमने जो ए वाला सर्कल ए का जो सर्कल है उसके साथ इसका कौन सा रीजन ग्रीन वाला कॉमन आ रहा है। तो आप ये वाला रीजन देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ना ये कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो ये हमारे पास जो येलो कलर शो किया गया है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। अब इसी डायग्राम के ऊपर हम राइट हैंड साइड अप्लाई करते हैं। तो पहले हम ग्रीन कलर सिलेक्ट करते हैं और ग्रीन कलर की मदद से हम फर्स्ट ब्रैकेट
यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद ए और बी का कॉमन रीजन, कोई कॉमन रीजन मौजूद है ए और बी का? नहीं मौजूद, तो ये एम्प्टी सेट रहेगा, ठीक है, ये ब्लैंक रहेगा। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से, तो ब्लू कलर से ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ए और सी का कॉमन रीजन। तो ए और सी का कॉमन रीजन हमारे पास ये रीजन है, ठीक है, ए और सी का कॉमन रीजन। अब इसका एम्प्टी सेट के साथ यूनियन, यानी कि यही हमारे पास जो रीजन हमने फिलअप किया है यही आएगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे येलो कलर से। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ये वाला रीजन आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो येलो कलर है वो सेम इंडिकेशन दे रहा है, इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूव हो गई है इस डायग्राम पे। नेक्स्ट हम सेकंड डायग्राम यूज करते हैं। सेकंड डायग्राम के लिए हमारे पास इक्वेशन यही है, और पहले हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करने के लिए पहले हम यूज करते हैं ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर यूज करेंगे। तो पहले हमने बी यूनियन सी लेना है, यानी कि बी और सी वाले दोनों सर्कल कंप्लीटली फिल कर देने हैं। तो ये बी वाला सर्कल है, और ये साथ ही हमने सी वाला सर्कल भी फिल कर दिया। सी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल होगा क्योंकि ए वाला सर्कल सी वाले सर्कल के अंदर मौजूद है। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि ए वाले सर्कल जो है उसके साथ कॉमन रीजन इस ग्रीन कलर का कहां पे आ रहा है? तो ये ए का सारा जो रीजन है वो कॉमन रीजन है इस ग्रीन वाले एरिया के साथ। तो हम क्या करेंगे, उसको येलो कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से हम येलो कलर सेलेक्ट करके तो इस रीजन को हम शेड कर देते हैं ए वाले को, जो कि हमें इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देगा। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये जो वेन डायग्राम है वो आ जाएगी इस फॉर्म में। ये आप देख सकते हैं कि हमने उसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को येलो कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड यूज करते हैं। तो राइट हैंड साइड यूज करने के लिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम पीछे भी इक्वेशंस में एक मिनट, ए इंटरसेक्शन बी में हम पहले भी जहां पे क्वेश्चंस सॉल्व किए तो ग्रीन कलर यूज किया, यहां पे भी हम ग्रीन कलर यूज करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद ए और बी का कॉमन रीजन। तो वो आप इन सर्कल्स को देख सकते हैं कि इन सर्कल दोनों ए और बी के सर्कल का कोई एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा। जब ओवरलैप नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि इनका कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन नहीं मौजूद। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, और ए इंटरसेक्शन सी के लिए हम कलर यूज करते हैं ग्रीन। तो ए इंटरसेक्शन सी से मुराद ए और सी का कॉमन रीजन, वो कॉमन रीजन हमारे पास ये आता है ए वाला, ठीक है, क्योंकि ए वाला सर्कल सी वाले सर्कल के अंदर मौजूद है। तो ए और सी वाले सर्कल का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला रीजन है, जिसको हमने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो रीजन है ये हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कोई जगह फिल नहीं हुई और ए इंटरसेक्शन सी यही जगह फिल हुई है। तो इसका उनके साथ यूनियन क्या होगा, यही ए जो ब्लू कलर है यही फिल अप होगा विद येलो कलर, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, येलो कलर से फिल कर देंगे। तो ये जो रीजन हम फिल करने लगे हैं अभी, ये हमें ऊपर वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड देगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। दोनों में जो येलो कलर है वो सेम एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट डायग्राम पे यही अप्लाई करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसमें आपके पास यही इक्वेशन है, डायग्राम चेंज हो चुकी है। तो इस डायग्राम के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो यहां पे हम पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रीन, और इस ग्रीन कलर की मदद से हम किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो बी यूनियन सी है उसको। बी यूनियन सी से मुराद बी और सी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल होगा। तो बी और सी वाले सर्कल को हमने लाइंस की मदद से शेडिंग दे दी।
ठीक है। इसके बाद इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि ये जो हमने ब्लू रीजन ग्रीन रीजन ड्रॉ किया है बी यूनियन सी की सूरत में, बी और सी के सर्कल्स को कंप्लीटली जब फिल किया है तो जो आपके पास ग्रीन कलर नजर आ रहा है, इस ग्रीन का ए के साथ कॉमन रीजन, यानी कि ए वाला सर्कल और जो ग्रीन एरिया है इसका कॉमन रीजन जो है वो हमने ड्रॉ करना है। तो उसको हम येलो कलर की मदद से ड्रॉ कर देंगे। तो इसके लिए हम येलो कलर सिलेक्ट करते हैं और येलो कलर की मदद से कॉमन रीजन अगर आप देखें तो वो आपके पास ये वाला रीजन बन रहा है, जिसमें ए वाला सर्कल जिसमें ये ग्रीन कलर मौजूद है वो ये वाला एरिया है। तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। ठीक हो गया। अब हम राइट हैंड साइड पे यही अप्लाई करते हैं। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए हम कलर यूज करेंगे ग्रीन, जिस तरह हम पहले यूज करते रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी से मुराद ए और बी का कॉमन रीजन, ए और बी का जो कॉमन रीजन है, ए वाला सर्कल और बी वाला सर्कल जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं वो हमने बनाना है। तो वो आप देख सकते हैं कि ये ए और बी का कॉमन एरिया जो है वो ये वाला है, उसको हमने ग्रीन शेडिंग दे दी। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी है, यानी कि ए और सी का जो कॉमन रीजन है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से। ए और सी का कॉमन रीजन, ए वाला सर्कल और सी वाला सर्कल जिस एरिया में ओवरलैप कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो रीजन है वो ये वाला रीजन है। ठीक है। ए और सी जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं। अब हमने इन दोनों के दरमियान यूनियन लेना है। तो यूनियन से मुराद जहां जहां पर ये दोनों कलर्स मौजूद हैं उस सब कलर एरिया को फिल कर देना है, क्योंकि इंटरसेक्शन से मुराद ये होती है, यूनियन से मुराद ये होती है कि उन दोनों एरियाज को कंप्लीटली फिल करना है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी को हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया था और ए इंटरसेक्शन सी को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया। तो जो दोनों एरियाज को जब हम फिल करेंगे तो वो एरिया हमारे पास कौन सा बनेगा, वो ये रीजन बनेगा जो आपके पास येलो कलर में फिल हो रहा है। और ये फिल होने के बाद आप देखेंगे कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वेन डायग्राम और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम दोनों सेम आ रही हैं। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन यहां पर भी प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की जो फोर्थ डायग्राम है उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डायग्राम चेंज है, डायग्राम फोर्थ पार्ट में कुछ और है, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है बी यूनियन सी, उसको सॉल्व करने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। बी यूनियन सी से मुराद बी और सी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल करना है। तो ये सी वाला सर्कल फिल कर दिया और इसके साथ साथ ये बी वाला सर्कल फिल कर दिया। ठीक है। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि ए वाला सर्कल जो है उसमें और इस ग्रीन एरिया में जो कॉमन रीजन है, ए वाला सर्कल ये है और ये जो ग्रीन एरिया है ये बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी यूनियन सी और ए के दरमियान कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो वो आपके पास कौन सा रीजन आ रहा है, वो ये वाला रीजन आ रहा है जिसको मैं अभी फिल करने लगा हूं येलो। तो ये जो रीजन है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड यूज करते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए इसी डायग्राम के ऊपर जब हम दोबारा अप्लाई करेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद ए और बी का कॉमन रीजन, तो वो कॉमन रीजन कौन सा है, वो ये वाला रीजन है। ठीक है। और इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन सी के लिए ब्लू कलर यूज करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी से मुराद ए और सी का कॉमन रीजन, ये दोनों सर्कल किसी भी पॉइंट पे ओवरलैप नहीं कर रहे, इनका कोई कॉमन रीजन मौजूद नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास नहीं आएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ब्लू कलर और ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ग्रीन कलर, इन दोनों का यूनियन से मुराद जहां जहां पे भी ये दो कलर्स मौजूद हैं उनको कंप्लीटली येलो फिल कर दें, क्योंकि येलो से हम फाइनल आंसर कर रहे हैं हर क्वेश्चन में।
तो ए यूनियन जो हमारे पास कलर्स मौजूद हैं वो सिर्फ ये वाला रीजन है जहां पर हमारे पास कलर आए हैं। तो इस कलर को जब हम येलो शेडिंग देते हैं तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को। तो इस केस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन येलो कलर की मदद से दोनों तरफ सेम आई है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की मदद से प्रूव करना है P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R। पहले ब्रैकेट P यूनियन Q के अक्रॉस है और फिर दूसरी साइड पे Q यूनियन R के अक्रॉस है। और इसी तरह हमने इसका B पार्ट भी सॉल्व करना है जिसमें इंटरसेक्शन है। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के जो हमें सेट्स गिवन हैं P Q R सेट्स हैं और इनको देखते हुए वेन डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है जिसमें हमने P यूनियन Q यूनियन R जो है वो प्रूव करना है। ये जो फर्स्ट A और B पार्ट हमें गिवन है ये प्रूव करने हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि पार्ट A जो है P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R, ये हमने प्रूव करना है। तो जो सेट्स गिवन हैं इनको देखते हुए सबसे पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, सबसे पहले आपने सेट्स देखने होते हैं P Q एंड R। P के कुछ एलिमेंट्स Q में मौजूद हैं और Q के कुछ एलिमेंट्स R में मौजूद हैं। इसका मतलब है P एंड Q सर्कल्स जो इनके बनेंगे वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे और Q और R का जो सर्कल बनेगा ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे। ओवरलैप तब होता है जब एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों। तो इनकी जो डायग्राम बनेगी, वेन डायग्राम जो बनेगी वो इस तरह से होगी कि P सेट है, इसमें 0 1 2 3 हैं, 2 3 Q में भी हैं। तो Q सेट बना के उसको P के साथ ओवरलैप किया और जो दोनों के कॉमन थे वो हमने इनके कॉमन रीजन में लिख दिए और बाकी जो रह गए P के वो इधर लिख दिए और जो Q के रह गए वो यहाँ पे लिख दिए। लेकिन Q में जो 5 6 है वो R के साथ भी ओवरलैप करेगा। तो R सर्कल बना के उसमें भी जो ओवरलैप कर रहा है Q और R में वो इसके कॉमन रीजन में लिख दिया और R के रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लिख दिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि P सर्कल में 0 1 2 3 है, P सेट यही था। Q में 2 3 4 5 6 है, 2 3 4 5 6 एंड R में 5 6 7 8 9 है R वाले सर्कल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 6 7 8 9 है। ठीक है, ये डायग्राम बन गई। अब इस डायग्राम में आपने प्रूव करना है P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी देखते हैं, फिर राइट हैंड साइड देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर P यूनियन Q। यूनियन से मुराद क्या होता है कि जिन दो सेट्स के दरमियान यूनियन होगा उन दोनों सेट्स के एरिया को कंप्लीटली हम शेड कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो P और Q का जो सर्कल है उसको हमने कंप्लीटली फिल कर देना है और फिर इसका यूनियन R के साथ है तो R का सर्कल भी कंप्लीटली फिल होगा। तो इसको जब हम फिल करते हैं तो ये हमारे पास पहले P यूनियन Q देख लेते हैं। ये P वाला सर्कल है, ठीक है, और ये इसका आ गया हमारे पास Q के साथ यूनियन। ठीक है, ये P यूनियन Q आ गया है। अब P यूनियन Q का R के साथ भी यूनियन है, तो R के साथ जब यूनियन बनाएंगे तो ये रीजन तो हम ऑलरेडी शेडिंग कर चुके हैं, R में भी हम क्या करेंगे, यही शेडिंग ड्रॉ कर देंगे। तो R वाले सर्कल में भी इसी तरह क्या होगा, वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जहाँ पे यूनियन आएगा, यूनियन से मुराद ये होगा कि जिन सेट्स के दरमियान में भी यूनियन का साइन है वो सेट्स कंप्लीटली, वो सर्कल्स जो हैं वो कंप्लीटली शेड किए जाते हैं। तो ये जो आपके पास रीजन रेड कलर में शेडिंग हुआ है ये सारा क्या है, P यूनियन Q यूनियन R है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर Q यूनियन R पहले करते हैं। Q यूनियन R से मुराद Q और R का सर्कल कंप्लीटली जो है वो शेडिंग करना है। आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, मैं जस्ट लाइंस इस वजह से लगा रहा हूं कि कंप्लीट फिल करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये हमारे पास
क्यू यूनियन आर वाला रीजन जो है वो फिल हो रहा है। ठीक है, ये क्यू यूनियन आर आ गया। अब क्यू यूनियन आर का यूनियन पी के साथ लेना है, तो पी के साथ यूनियन लेने के लिए हमने ये पी वाले सर्कल को भी शेड कर दिया। तो शेड करने के बाद से जो हमारे पास आता है ये पी यूनियन क्यू यूनियन आर आ जाता है, जो कि राइट हैंड साइड है। तो आप ये देख सकते हैं दोनों वेन डायग्राम्स को कि लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम के इक्वल है। दोनों तरफ जो शेडिंग है वो सेम हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो चुका है पी यूनियन क्यू यूनियन आर इक्वल है पी यूनियन क्यू यूनियन आर के। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, उसके लिए पी क्यू और आर के सेट से यही है। बी पार्ट में हमने इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए डायग्राम वही रहेगी। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड पे पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें पी इंटरसेक्शन क्यू से मुराद पी और क्यू का जो कॉमन रीजन है, तो वो आपके पास ये वाला रीजन आ जाएगा जिसमें 2 3 लिखा हुआ है पी इंटरसेक्शन क्यू में। ठीक है, 2 3। लेकिन जब इसका इंटरसेक्शन आर के साथ लेना है तो इस एरिया का कोई भी रीजन इस एरिया के रीजन के साथ कॉमन नहीं है। इस वजह से कोई भी एरिया शेडिंग नहीं होगा, ये डायग्राम एज इट इज रहेगी। इसका सोल्यूशन एम्प्टी सेट होगा, तो ये डायग्राम एज इट इज रहेगी। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पहले हमारे पास क्यू इंटरसेक्शन आर है, यानी कि क्यू और आर का कॉमन रीजन। तो ये हमारे पास क्यू सेट है और ये आर सेट है। वेन डायग्राम की सूरत में इनका कॉमन रीजन जो है वो हमारे पास इंटरसेक्शन देगा, यानी कि ये रीजन जहाँ पे 5 6 लिखा हुआ है ये क्यू इंटरसेक्शन आर है। ठीक है, अब इसका जब इंटरसेक्शन हमने पी के साथ लेना है तो इस रीजन का कॉमन एरिया विद सर्कल ऑफ पी, पी सर्कल के साथ इस रीजन का कॉमन हमारे पास कोई एरिया नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। कोई भी एरिया शेडिंग लाइंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ की और राइट हैंड साइड के लिए जो वेन डायग्राम है वो दोनों सेम है। इसका मतलब है ये प्रूव हो चुका है कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इक्वल है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R के। नेक्स्ट, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम देखते हैं, जिसमें हमें सेट्स चेंज कर दिए हैं। और जब सेट्स चेंज किए हैं तो इन सेट्स चेंज होने पर हम A और B पार्ट इसके अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सेट जब चेंज किए गए तो उसमें MNOPQ RSTU एंड TUVW हैं। ठीक है, P Q एंड R 3 सेट्स हैं। अब इन सेट्स को देखते हुए आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, जो वेन डायग्राम है। तो हम इसमें A पार्ट सॉल्व करेंगे P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R का। अब ये सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपने सेट्स पे गौर करना है। अब अगर इसको देखें MNOPQ, तो इसका कोई भी एलिमेंट Q में मौजूद नहीं है, इसका कोई भी एलिमेंट R में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो सर्कल है P का ये टोटली सेपरेट बनेगा, ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। अब देखते हैं Q और R को। Q और R में TU जो है वो कॉमन है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों सर्कल्स ओवरलैप करेंगे, P अलग बनेगा एंड Q एंड R जो है वो आपस में ओवरलैप करेंगे। तो इसकी अगर वेन डायग्राम ड्रॉ की जाए तो ये P का हमने सेट ड्रॉ कर लिया वेन डायग्राम की सूरत में, जिसके एलिमेंट्स MNOPQ हैं। ये Q का ड्रॉ किया जिसके एलिमेंट RSTU हैं, और ये R का सेट ड्रॉ किया जिसके एलिमेंट्स TUVW हैं। और Q एंड R में TU कॉमन था, तो इस वजह से इन दोनों सर्कल्स को हमने ओवरलैप करके इस रीजन में TU लिख दिया। इसका मतलब ये है कि Q एंड R में जो TU है वो एलिमेंट्स कॉमन है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं P यूनियन Q यूनियन R। P यूनियन Q से मुराद ये है कि P और Q का सर्कल कंप्लीटली हमने फिल कर देना है। तो इसको हम क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ कर देते हैं।
ये P एंड Q आ गया, और इसका यूनियन R के साथ, यानी कि P यूनियन Q का यूनियन R के साथ, P यूनियन Q को हम ऑलरेडी शेडिंग में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो R वाला सर्कल जो है उसको फिल कर देना है। तो ये जो R हमारे पास है इसको भी हम जब लाइंस इसकी लगा देते हैं यूं करके, जिस तरह हमने P एंड Q में लगाई हैं, तो ये लाइंस लगने के बाद ये हमें क्या देता है, P यूनियन Q यूनियन R, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां पे यूनियन आएगा तो जिन सेट्स के दरमियान यूनियन होता है इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम सेट्स के सर्कल्स फिल करने हैं। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। वेन डायग्राम यही है, इसके ऊपर राइट हैंड साइड इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे पास है ब्रैकेट में Q यूनियन R, Q यूनियन R से मुराद Q और R वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर देना है। तो ये Q और R वाले जो सर्कल्स हैं वो हम कंप्लीटली फिल कर देते हैं। ये Q एंड R वाले सर्कल्स कंप्लीटली फिल कर दिए। ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, Q यूनियन R। तो अब इसका यूनियन P के साथ लेना है, यानी कि P वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल कर देना है हमने। तो ये P वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल हो गया। ये हमारे पास क्या दे रहा है, P यूनियन Q यूनियन R। तो हम ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम जो हैं वो सेम है, उनकी जो हमने शेडिंग की है वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो चुका है कि P यूनियन Q यूनियन R इक्वल है P यूनियन Q यूनियन R के। इसके बाद हमने इसका B पार्ट सॉल्व करना है जिसमें इंटरसेक्शन है। तो B पार्ट के लिए डायग्राम हमारे पास वही है, क्योंकि सेट्स वही हैं तो डायग्राम वही रहेगी। अब इसमें इंटरसेक्शन लेना है। P इंटरसेक्शन Q का मतलब ये है, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। P इंटरसेक्शन Q का मतलब ये है कि P और Q का कॉमन रीजन। तो P और Q में कोई कॉमन रीजन मौजूद नहीं है। जब कोई कॉमन रीजन मौजूद नहीं है तो कोई एरिया भी यहाँ पर शेड नहीं किया जाएगा। इसके बाद इंटरसेक्शन है R के साथ। तो जब यहाँ पे कोई एरिया नहीं था तो उसका इंटरसेक्शन R के साथ कॉमन हमारे पास कुछ नहीं आ सकता। इस वजह से ये एम्प्टी सेट ही रहेगा, ये हमारे पास वेन डायग्राम एज इट इज रहेगी। इसी तरह जब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो Q इंटरसेक्शन R से मुराद Q और R का कॉमन रीजन। तो Q और R का कॉमन रीजन ये रीजन है जहां पर TU लिखा हुआ है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है P के साथ, यानी कि इस एरिया का P वाले सर्कल के साथ कोई कॉमन रीजन है तो कॉमन मौजूद नहीं है। ये एरिया अलग है और ये टोटली सेपरेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, जब एम्प्टी सेट आएगा तो उससे मुराद क्या है कि जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इंटरसेक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो चुका है कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R जो है वो इक्वल है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R के। तो यहाँ तक इस चैप्टर के क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। स्टेटमेंट है वेरीफाई x यूनियन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सेट्स दिए गए हैं वो x -1 -2 -3 है, y 0 1 2 3 है और z 0 +-1 +-2 एंड +-3 है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज जो है वो हमने क्या करना है कि वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको सेट्स गौर से देखें तो x के जो एलिमेंट्स हैं -1 -2 -3 ये z के अंदर मौजूद हैं, -1 -2 एंड -3। और y के जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स 0 1 2 3 वो भी z के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है x और y के एलिमेंट्स z के अंदर हैं, तो z वाला हमारे पास बड़ा सर्कल बनेगा जिसके अंदर हम x का सेपरेट सर्कल बनाएंगे और y का सेपरेट सर्कल बनाएंगे, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं। अगर ये ओवरलैप हो रहे होते एलिमेंट्स तो फिर हम इनको मतलब एलिमेंट्स अगर कोई कॉमन होते तो हम दोनों सर्कल्स ओवरलैप करके बना लेते, लेकिन ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो और ये दोनों z का हिस्सा हैं, तो z हम बड़ा सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर दो छोटे सर्कल बनाएंगे जिसमें
एक्स के एलिमेंट्स अलग हैं, वाई के एलिमेंट्स अलग हैं, तो वो दोनों सेपरेट सर्कल्स बनेंगे जिनके अंदर उनके हमने एलिमेंट्स भी लिख दिए। अब आप देखें, एक्स के एलिमेंट -1, -2, -3, वाई के एलिमेंट 0, 1, 2, 3 और जेड के एलिमेंट 0, +-1, +-2, +-3 हैं। तो जेड का जो सर्कल है उसके अंदर 0, +-1, +-2, +-3 ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो हमने प्रूफ क्या करना है, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इस वेन डायग्राम में शेडिंग करते हैं। पहले हमने x यूनियन y करना है, ठीक है। x यूनियन y से मुराद ये है कि x और y के एलिमेंट्स जो हैं उनको कंप्लीटली हमने शेडिंग लाइन में कन्वर्ट कर देना है। तो x और y के साथ जो है वो हमने क्या कर दिया, शेडिंग लाइन में कन्वर्ट कर दिया। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। मेरे पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं तो मैं इस वजह से इसको उन डिफरेंट कलर्स की मदद से इसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x यूनियन y, जो कि उन्होंने ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद था हमें। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है z के साथ, यानी कि z के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि z के साथ z वाला जो सर्कल है कंप्लीट, उस सर्कल में और x यूनियन y में कॉमन जो है वो कॉमन क्या होगा, वो x और y का सर्कल ही होगा, ठीक है। x और y का सर्कल ही होगा। तो क्या करना है हमने कि x और y का जो सर्कल है उसको हमने कंप्लीटली फिल कर देना है। तो हम इसके लिए रेड कलर यूज कर लेते हैं और पहले हम x वाले को कंप्लीटली फिल कर लेते हैं और उसके बाद y वाले को कंप्लीटली फिल कर लेंगे। ये x हो गया और ये हमारे पास आ गया y वाला सर्कल। इसको भी हम कंप्लीटली क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो फिल करने के बाद ये जो हमारे पास रीजन आएगा रेड कलर में, वो हमें देगा इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जिसमें x यूनियन y इंटरसेक्शन z है। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले हम x यूनियन y फिल करेंगे। x यूनियन y के लिए हम यहां से कलर सिलेक्ट कर लेते हैं येलो, ठीक है। ब्रैकेट जो पहली ब्रैकेट है ना राइट हैंड साइड की, x यूनियन y है, तो x यूनियन y को हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, x यूनियन y से मुराद ये है x और y का कॉमन रीजन, ठीक है। x और y का कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन नहीं, x और y के दोनों जो सर्कल्स हैं वो कंप्लीटली फिल कर देने हैं। तो ये हमारे पास x वाला सर्कल हो गया फिल, और ये हमारे पास हो गया y वाला सर्कल कंप्लीटली फिल। जब ये दोनों सर्कल कंप्लीटली फिल हो गया तो अब दूसरी ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं जिसमें x यूनियन z है, ठीक है। x का z के साथ यूनियन, तो हमने क्या करना है कि x यूनियन z से मुराद ये है कि हम उसके लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ब्लू कलर, ठीक है। x यूनियन z से मुराद ये है कि x वाला और z वाला सर्कल कंप्लीटली फिल करना है। तो z x के अंदर ही मौजूद है, तो z वाला सर्कल और x वाला सर्कल कंप्लीटली फिल हो जाएंगे, ठीक है। जब z वाला सर्कल हम फिल करते हैं तो x वाला सर्कल उसके अंदर ही मौजूद है, तो क्या होगा कि वो भी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो इस राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम जो है उसके उसमें जो येलो कलर से हमने
शेडिंग की थी एक्स और वाई को, वो फर्स्ट ब्रैकेट एक्स यूनियन वाई को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ब्लू कलर से शेडिंग की है वो एक्स यूनियन जेड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन से मुराद वो एरिया जहां पर येलो एंड ब्लू दोनों कलर्स मौजूद हैं, तो उसको हम शेडिंग कर देंगे रेड कलर से, ठीक है, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वेशन देगा। तो राइट हैंड साइड की इक्वेशन हासिल करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, जहां यानी कि वो रीजन जहां पर ये दोनों एरियाज मौजूद हैं। तो एक ये वाई वाला सर्कल है कंप्लीट, जिसमें येलो एंड ब्लू दोनों कलर्स मौजूद हैं, तो उसको हम शेडिंग कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक रीजन हो गया, वाई वाला सर्कल कंप्लीटली फिल हो गया क्योंकि यहाँ पे दोनों कलर्स मौजूद थे, येलो एंड ब्लू। अब हम इसी तरह एक्स में भी येलो एंड ब्लू कलर्स मौजूद हैं, तो इनका इंटरसेक्शन कॉमन रीजन जो है वो देखते हैं रेड कलर की सूरत में हम उसको शेडिंग कर रहे हैं। तो इसको शेडिंग करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आपके पास सामने नजर आ रहा है वो आपको यही दिखाई देगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो शेडिंग की गई है रेड कलर की मदद से, वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन प्रूव हो चुकी है। एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी जो है वो इक्वल है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी के। तो ये वेन डायग्राम्स की मदद से प्रूव कर लिया गया है। नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, वेरीफाई एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी यूजिंग वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स हमें जो गिवन है वो कौन से हैं? एक्स सेट गिवन है सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स, वाई सेट गिवन है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी, एंड जी सेट गिवन है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा। ये 3 सेट्स गिवन है, इनको पहले हम सेट्स को लिख लेते हैं। तो सेट्स हमारे पास जो फर्स्ट 3 वॉवल्स आएंगे वो ए ई आई हैं। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी, अब जो वर्ड आएगा उसके अंदर जो लेटर रिपीट हो रहा है वो 2 बार नहीं लिखना, वो एक बार ही लिखना है। तो सेट में ENRGY आएगा, ई 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था उसमें, उसको एक बार ही लिखा है। इसी तरह जी सेट जो है इसमें अलजबरा है, इसमें ए रिपीट हो रहा है, इसको सिंगल टाइम लिखेंगे, बाकी अल्फाबेट्स एज इट इज आ गए। अब इनको देखते हुए सबसे पहले हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, और वेन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो इसमें प्रूव करने का कहा गया है वो हमने प्रूव करना है। तो इसकी वेन डायग्राम बनाने से पहले जरा आप सेट को गौर से देखें। तो तीनों सेट्स में ई अल्फाबेट जो है वो कॉमन है। इसका मतलब पहला काम क्या है कि तीनों सेट्स आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। जब एलिमेंट कॉमन हो, 2 सेट्स में कॉमन है तो वो 2 सेट आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। अगर 3 सेट्स में कॉमन हो तो तीनों सेट आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, और तीनों का कॉमन रीजन होता है। तो 3 सेट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और क्योंकि तीनों में ई कॉमन है। अब एक्स और वाई पे जरा नजर दौड़ाएं तो इसमें ई कॉमन था, बाकी और कोई भी अल्फाबेट इनमें कॉमन नहीं है। लेकिन वाई और जी पे नजर दौड़ाएं तो इसमें हमारे पास ई तो उसमें काउंट हो गया, बाकी आर एंड जी जो है वो भी इसमें क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, वो कॉमन है। तो वाई और जी का सर्कल आपस में ओवरलैप करेंगे, और एक्स और जी में ए भी कॉमन है ई के अलावा, तो एक्स और जी का सर्कल भी ओवरलैप करेंगे। यानी कि जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि तीनों सर्कल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और जो तीनों का कॉमन रीजन है वहां पर हमने ई लिख दिया क्योंकि ई तीनों में कॉमन था। और एक्स और वाई में हमारे पास कोई भी रीजन कॉमन नहीं है ई के अलावा, तो एक्स और वाई के अलावा एक्स और वाई का जो कॉमन रीजन है उसमें सिर्फ ई लिखा है। वाई और जी में आर एंड जी जो हैं वो कॉमन है, तो वाई और जी जहां पर ओवरलैप कर रहे हैं वहां पे आर जी लिख दिया, और एक्स और जी में ई के अलावा ए भी कॉमन है, तो एक्स और जी जहां पर ओवरलैप कर रहे हैं वहां पर ए भी लिख दिया। तो इस तरीके से ये आपके जो वेन डायग्राम है वो बन गई। अब आप इसको देख भी सकते हैं कि एक्स के सर्कल में हमारे पास ए ई आई है जैसा कि सेट्स में गिवन है, वाई के सर्कल में ई एन आर जी वाई गिवन है जो कि सेट में है, तो वो ये सारे एलिमेंट्स वाई वाले सर्कल में आ गए, और जी वाले सर्कल में हमारे पास ए एल जी बी ई आर ये एलिमेंट्स भी आ गए। तो ये डायग्राम हमारे पास वेन डायग्राम इसकी बन गई। अब इस वेन डायग्राम को देखते हुए हमने ये इक्वेशन इस पे इंप्लीमेंट करनी है, ये वेरीफाई करना है।
तो इसकी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखने के लिए हम यहां से येलो कलर सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि पहले हमने क्या करना है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है उसमें x इंटरसेक्शन y यूनियन z है, तो x पहले हम ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा y यूनियन z सॉल्व करेंगे। y यूनियन z से मुराद ये है कि y और z का सर्कल कंप्लीटली हमने फिल कर देना है। तो y और z के सर्कल्स को हम लाइंस की मदद से शेडिंग कर देते हैं। ठीक है, y और z के सर्कल्स कंप्लीटली फिल कर दिए, क्योंकि इन दोनों के दरमियान यूनियन था। जहां पर यूनियन होगा, यूनियन से मुराद ये होता है कि वो जो हमारे पास सर्कल्स हैं वो कंप्लीटली फिल होंगे। अब इसका इंटरसेक्शन है x के साथ। ठीक है, y यूनियन z तो हमने ले लिया, अब y यूनियन z का इंटरसेक्शन x के साथ, यानी कि x का जो सर्कल है उसका कॉमन रीजन इस येलो वाले पॉइंट के साथ। तो उसके लिए हम रेड कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और रेड कलर की मदद से जो कॉमन रीजन आ रहा है वो हम फिल कर लेंगे। ये तो हमारे पास येलो कलर में y यूनियन z दे रहा है। अब इस y यूनियन z में यानी कि येलो कलर में और x वाले सर्कल में जो कॉमन रीजन है वो हमने फिल कर देना है। तो कॉमन रीजन हमारे पास कौन सा आ रहा है वो आप देख सकते हैं। ये वाला रीजन है जो x वाले सर्कल और येलो कलर में कॉमन था, तो इसको हमने रेड कलर से ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है उसमें हम पहले x इंटरसेक्शन y सॉल्व करेंगे। x इंटरसेक्शन y को ड्रॉ करने के लिए हम येलो कलर सिलेक्ट करते हैं और x इंटरसेक्शन y से मुराद ये है x और y का कॉमन रीजन। तो x और y का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला रीजन है, इसको हमने फिल कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी जो एक ब्रैकेट है x इंटरसेक्शन z है, तो x इंटरसेक्शन z के लिए हम कलर सिलेक्ट करते हैं ब्लू और x इंटरसेक्शन z यानी कि x और z का कॉमन रीजन वो हम ड्रॉ कर देते हैं ब्लू से। तो x और z का जो कॉमन रीजन है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला एरिया है, x इंटरसेक्शन z आ गया। ठीक है, अब जब ये हमने ड्रॉ कर लिया तो एट द एंड हमारे पास क्या है, इन दोनों के दरमियान यूनियन है। यूनियन से मुराद ये है कि इन दोनों सर्कल्स का जो दो हमने कलर्स किए हैं येलो एंड ब्लू वाला, इन दोनों को हमने रेड से फिल कर देना है। यूनियन से मुराद ये होता है कि उन दोनों सेट्स को कंप्लीटली फिल करते हैं, तो उसके लिए हम रेड कलर सिलेक्ट करते हैं और ये रीजन और जो दूसरा रीजन हमने शेड किया है उसको हम क्या करेंगे, रेड कलर से ड्रॉ कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z भी हमने ड्रॉ कर दी। तो अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों वेन डायग्राम्स को देखें, लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम, तो लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम जो है वो राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम के इक्वल है। जो हमने शेडिंग की है रेड कलर की मदद से वो दोनों की सेम है। इसका मतलब ये है कि x इंटरसेक्शन y यूनियन z जो है वो इक्वल है x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z के। तो यहां तक एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। मजीद एक्सरसाइजेस के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।